नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बात करते हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र से पूरे देश की राजनीति प्रभावित होती दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर बात करें, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। एक तो बयान, बहुत ही ज़बरदस्त बयान आया है कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी बहुत साफगोई से तमाम बातें बोलते रहते हैं, और नितिन गडकरी ने एक ये बात कही है कि उनका जाति व्यवस्था से कोई नाता नहीं है, जाति जैसी बातें वो नहीं सुनते हैं, और जात पात की जो करेगा बात उसको मारूंगा मैं कस के लात, ये उनके शब्द हैं, उनकी भाषा है। और उन्होंने ये जो प्रहार किया है, ये जो बात कही है, तो जात पात वालों की बात, की जात पात के आधार पर बांटने की बात जो करते हैं, जात पात के आधार पर सिफारिश की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने किसी कार्यक्रम में ये बात कही। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं, विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये जात पात की बात उन्होंने कही किसके लिए है? जात पात की बात करता कौन है, कहता कौन है? अक्सर तमाम कार्यक्रमों में, बहुत सारी चीज़ों में कई लोगों को जात पात की बात करते सुना जाता है। जातिगत जनगणना की समय काफ़ी बात हो रही है। पिछले दिनों बीएसपी की नेता मायावती ने भी जातिगत जनगणना की बात का सपोर्ट किया है। बाकी इंडिया गठबंधन के तमाम जो पार्टियां हैं वो लोग उसकी बात कर ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खास तौर पर इसको लेकर चल रही है। तो सवाल उनका जाति जनगणना से नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था को लेकर और जाति पात के आधार पर जो तमाम ये बातें की जाती हैं, भेदभाव की बातें की जाती हैं, सिफारिश और समर्थन की बातें की जाती हैं, नितिन गडकरी का प्रहार उस पर था। या फिर जाति को लेकर कई बार लोग विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुझे मेरी जाति के कारण परेशान किया जा रहा है, मुझे मेरी जाति के कारण टारगेट किया जा रहा है, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं निम्न जाति का हूँ, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं, मेरे बारे में गलत शब्द बोलते हैं, मुझे गाली देते हैं। इस तरह की बातें जो की जाती हैं, जो लोग करते हैं, तो सीधे तौर पर नितिन गडकरी का निशाना ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये हो रहा होगा। और इस तरह की बात कौन लोग करते हैं ये बहुत स्पष्ट है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नितिन गडकरी का एक ज़बरदस्त बयान, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण उनका बयान आया है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये बात तो बहुत ही सामान्य है, शिक्षा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, और उस क्लास में, उस वर्ग में, उस समुदाय में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको और ज़्यादा ज़रूरत है कि वो पढ़े लिखें। सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़ें, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। लेकिन ये भी बयान कुछ उस तरह का है जो कि कांग्रेस पार्टी के बयान से मेल खाता है, या कह लीजिए कि उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने खुशी जाहिर की है। कांग्रेस के कई नेताओं ने और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेताओं ने उस पर नितिन गडकरी के बयान का समर्थन किया है। तो ये तो
नितिन गडकरी की बात रही, वो किसको टारगेट कर रहे हैं, और कई बार इस तरह की बातें वो कह देते हैं जो जुमलेबाजी की जाती है, यानी आप वादे कर लीजिए और उन वादों को ना निभाएं। उसके लिए भी वो कह चुके हैं कि आप वादे करके अगर नहीं निभाते हैं तो यही जनता है आपको जूते से भी मारती है। ये बात भी नितिन गडकरी कह चुके हैं। तो बड़ी साफ गोई से तमाम सच्चाई, वस्तु स्थिति या फैक्ट्स, तथ्य, इनकी बातें वो किया करते हैं अक्सर। दूसरी ओर जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र की, वो ये है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने, विधायक भी हैं, उन्होंने कहा, सीधे तौर पर यह कह दिया कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद उनको डिमोट कर दिया गया और कहा कि अब आपके नेतृत्व में हमने जब चुनाव जीता तो उसका पुरस्कार उनको ये दिया गया कि मुख्यमंत्री से उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो नाना पटोले कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन दोनों का एनडीए गठबंधन में इस समय दम घुट रहा है और दोनों कांग्रेस पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आने की कोशिश में बातें कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि अगर वो आते हैं तो बारी बारी से उनको, यानी अजित पवार को और एकनाथ शिंदे दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी बनाएगी, उनको अपने समर्थन से बनाएगी, इंडिया गठबंधन अपने समर्थन से बनाएगा, तो वो चाहे तो आ जाए। अब इनकी बात की पुष्टि संजय राउत भी कर रहे हैं, जो शिवसेना के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे तो बहुत पहले कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे थे, यानी कांग्रेस में शामिल होने की। अब ये बातें कहाँ तक सही है, कितनी सही है, ये तो नाना पटोले ही बता सकते हैं, संजय राउत बता सकते हैं। लेकिन इन बातों में दमखम इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह से चल रही है, एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ भी हुआ है, एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी तोड़कर आए, वो भी, और अजित पवार भी। एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर आए, एनडीए गठबंधन के साथ मिले, उसके बाद अजित पवार भी आए और इन लोगों ने सरकार बनाई, वहाँ पर एनडीए की सरकार। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जब चुनाव जीते तो एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि उस स्थिति में वो घुटेंगे ही। और एकनाथ शिंदे को बाकायदा एक आईना दिखाया गया कि हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं और आपको बता के कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की जो तमाम मांगे थी उनको सिरे से खारिज कर दिया गया। जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सोचे कि हमको कम से कम डिप्टी सीएम बना रहे हैं तो गृह मंत्रालय ही दे दें। उनको गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया। उनके पसंदीदा कुछ और विभाग थे, वो भी नहीं दिए गए। यहाँ तक कि उनकी ये पावर भी छीन ली गई कि वो अपने ओएसडी और प्राइवेट सेक्रेटरी अपने अपॉइंट कर सकें। हर चीज़ें मुख्यमंत्री के ऑफिस से तय हो रही हैं। तो मंत्री होते हुए भी उनका कोई रुतबा और अहमियत नहीं रह गई और वो लगातार अपनी नाराज़गी भी जताते रहे हैं। चूँकि महाराष्ट्र विधानसभा की जो 288 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें इतनी ज़्यादा हैं कि ये बहुत ज़्यादा उस पर एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है अकेले, चाहे अजीत पवार हो और चाहे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक हैं, 41 अजीत पवार के पास हैं। दोनों मिलकर तो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक अगर अलग होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास 132 विधायक हैं अकेले और 145 की बहुमत की ज़रूरत है। लेकिन अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये दोनों साथ मिलकर और चले जाते हैं एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में, तो महाराष्ट्र की सरकार बिना कहे वो गिर जाएगी, क्योंकि उसके पास और अन्य जो कुछ विधायक हैं 10, 12, 15, उनका समर्थन भी उसके पास नहीं है। और दूसरी ओर यहाँ पर बहुमत 150 के करीब आ जाएगा, तो इनकी अपनी सरकार बन सकती है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बहुत आसान नहीं भी दिखती है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं दिखती है। और संजय राउत अभी ताज़ा तरीन बयान उन्होंने दिया है कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में और कभी भी हो सकता है। लेकिन इसका जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि एकनाथ शिंदे के पास लोकसभा में 7 एमपी हैं और ये 7 एमपी बहुत मायने रखते हैं। अजीत पवार के पास एक ही लोकसभा सदस्य है, लेकिन शिंदे के पास 7 एमपी हैं और ये 7 एमपी केंद्र की सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे अलग होने की कोशिश करते हैं, अलग हो ही गए, तो उसके बाद जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी तो हर समय आईना दिखाई रहे हैं, अलग होने की धमकी दे ही रहे हैं। अलग होने की धमकी देकर वो तमाम फायदे ले रहे हैं।
यही फायदा, यही दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में जो आने वाले दिनों में बिहार में होने हैं। तो इन सब दबावों के नीचे केंद्र सरकार झुक रही है और उसमें एकनाथ शिंदे को भी बार्गेनिंग का एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है कि केंद्र सरकार पर वो दबाव डाल लें। तो महाराष्ट्र की राजनीति जो चल रही है, अब अगर ऐसा वास्तव में एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिसीजन ले लेते हैं तो फिर महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी ही जाएगी। केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ा खतरा सामने खड़ा हो जाएगा, सामने आ जाएगा। अब क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन एक शिगुफा तो छोड़ ही दिया है, एक पॉइंट तो दे ही दिया है नाना पटोले ने, और कोई बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा खंडन भी नहीं आया है। और दूसरी ओर नितिन गडकरी जिस तरह से वो इशारों में हमला कर रहे हैं, वो किस पर कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन नितिन गडकरी अगर इस तरह से कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो ये भी किसी से छिपा नहीं है कि वो किसकी बैकिंग उनके साथ है। आरएसएस की पूरी बैकिंग उनके साथ है। आरएसएस के बेहद चहेते नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में वो। तो ऐसे वो कह नहीं रहे हैं, और अगर उन्होंने चाहे जिसके लिए कहा हो, अगर उनके कहने से कोई आहत हुआ होता, किसी को बुरा लगा होता, तो वो संदेश उन तक पहुंचा होता, लेकिन इस तरह का कोई अभी संकेत नहीं मिला है। और एक खबर इन सब के बीच और है, उत्तर प्रदेश में तमाम कवायदों के बाद, तमाम उठापटक के बाद और घोंटने फेंटने के बाद 70 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष, बड़े जिलों में महानगर अध्यक्ष भी होते हैं और जिला अध्यक्ष तो होते ही हैं। 98 नियुक्त होने हैं कुल, 28 की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, और उसको लेकर भी ज़बरदस्त सिर फुटौल होने की आशंका है। शुरुआत हो भी चुकी है, आगे जो भी खबरें होंगी आपको देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र, बिहार और उसके अलावा उत्तर प्रदेश, ज़बरदस्त राजनीतिक हलचल मची हुई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।